अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर श्री खानदादा, वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन टाइम्स इंस्टीट्यूट। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है जनरल सर्जरी। और बेसिकली हम लोग जो है इस सेमेस्टर के अंदर एडवांस सर्जरी पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि जनरल सर्जरी में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए। ऑल्दो आप लोग जो है जनरल सर्जरी के 70% कंटेंट्स जो है वो लोग आप लोग जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में अपना कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब मीन्स इससे पहले वाले सेमेस्टर के अंदर। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगी। पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंडिकेशन क्या होती है सर्जरी की, और हम क्यों किसी भी सर्जरी की तरफ क्यों जाते हैं, और कंसल्टेंट को आखिर ऐसा फील क्यों होता है कि दिस इज़ द अल्टीमेटली सोल्यूशन फॉर सर्जरी। बेसिकली ये होता है कि कोई भी कंडीशन, कोई भी पैथोलॉजी के साथ जब आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। उसमें वो आपकी सिवियरिटी देखेंगे कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर। दूसरी चीज़ जो आपकी होगी वो क्या होंगे, आपके सिम्टम्स, कि आपके सिम्टम्स किस टाइप के हैं। माइल्ड आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा सिवियर आ रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट सर्जन डिसाइडेड। तीसरी चीज़ जो आ रही होती है वो ये आ रही होती है कि कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जो कि मेडिसिन से ट्रीटेबल होती हैं, और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो मेडिसिन के बगैर ट्रीटेबल होती है, जैसे कि सर्जरी। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें इनिशियल स्टेज पे आप मेडिसिन देते हो और लेटर स्टेज पे आप क्या करते हो, सर्जरी की तरफ चले जाते हैं। तो इंडिकेशन क्या है सर्जरी की, ये कुछ कंडीशंस मैंने आपके सामने रखी है कि जैसे इसोफेजियल एट्रेक्सिया जो है वो शॉर्टनिंग हो जाती है, और स्मॉल बाउल एट्रेक्सिया हो जाता है, और इसके अलावा क्या हो जाता है, माल रोटेशन हो जाती है, डुप्लीकेशन, कोई सिस्ट वगैरह बन जाए, हर्निएशन हो जाए, या क्या हो जाता है, हेमोपेरिटोनियम ब्लड वगैरह आपके जीआईटी में आना स्टार्ट हो जाए। तो उसमें क्या करते हैं, आप अल्टीमेटली सर्जरी की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपकी कि एब्डोमिनल इंसिशन किस तरह के होते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि एब्डोमिनल इंसिशन जो है ना वो उसकी जो टाइप्स हैं, कॉचर टाइप के होते हैं, पैरामीडियन टाइप के होते हैं, ट्रांसवर्स टाइप के होते हैं, मिडलाइन होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपके बैटल होता है। अच्छा, मैकमेरी पॉइंट की एक ये भी सिग्निफिकेंस है कि आपका जो अपेंडिक्स है वो मैकमेरी पॉइंट से जो है वो कट होता है। सिजेरियन के लिए सिजेरियन जो कट होता है वो अक्सर जो होता है ना वो अपर टू द पेल्विस रीजन होता है, जिसको आप कहते हैं पेनिशियल कट कहते हो, या मिडलाइन कट भी कुछ सर्जरीज आपकी जो है वो हो रही होती है। क्लियर? तो ये आपके एब्डोमिनल इंसिशन हो गए। ये थोड़ा सा मैंने आपको ये बताया हुआ, ये टाइप्स आपकी लिखी हुई हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये कुछ पॉइंट्स आपके बने हुए कि किस टाइप के इंसिशंस होते हैं, क्या होते हैं और क्या करना होता है नंबरिंग के साथ। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी जो डेफिनेशन आती है कि वाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाउंड को हील नहीं होने देते, वाउंड्स की टाइप क्या क्या होती हैं। सबसे पहले ये कि वाउंड होता है क्या है, टाइप ऑफ इंजरी इन विच स्किन इज स्टोन, कट और पंचर्ड। ठीक है, किसी भी वजह से हो सकती है। कोई इंजरी, मतलब आप गिर गए हो, आपको चोट लग गई है, किसी ने जो है वो गोली मार दी है, किसी को छुरी लग गई है, तो कोई भी इसका रीज़न हो सकता है। और इन पैथोलॉजी इट स्पेसिफिकली रेफर टू द शार्प इंजरी विच डैमेज द डर्मिस ऑफ द स्किन। और क्या होता है, अल्टीमेटली आपकी स्किन जो है वो कट हो जाती है। कुछ ऐसे वाउंड होते हैं जो आपके सुपरफिशियली होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डीप पेनिट्रेटिंग होते हैं। अब हम वाउंड्स की टाइप के ऊपर चलते हैं। 3 बेसिकली इसकी टाइप होती है जिसको समझने की ज़रूरत है। टाइप 1 जो है वो प्राइमरी होती है, और फिर सेकेंडरी होती है, और टर्शियरी होती है। मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि प्राइमरी टाइप क्या होती है। देखिए, कुछ कट ऐसे होते हैं जो सुपरफिशियली होते हैं, जो कि फ़ौरन से हील अप हो जाते हैं। ठीक है, आप उसके ऊपर कोई भी सुपरफिशियली जो है वो आप उसके ऊपर कोई भी सुपरफिशियली जो है ना आप कोई भी क्रीम वगैरह लगाएं, या स्लाइटली आपने क्या करा, बैंडेज कर दिए, या आपने सनी प्लास लगा दी, तो वो हील अप हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ इस तरह से होते हैं जो डीपली पेनिट्रेटिंग होते हैं। उसके अंदर आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, सूचरिंग की, मीन्स आपको स्टिचेस की नीड पड़ती है, और वो इंटरनली क्या होते हैं, वो हील हो रहे होते हैं। तो ये कंप्लीट एक प्रोसीजर हो रहा होता है। अब आप हीलिंग के टाइप पे आ जाओ, तो प्राइमरी हीलिंग किस तरह से होगी, सेकेंडरी क्या होगी, टर्शियरी क्या होगा। प्राइमरी बेसिकली क्या होती है कि क्लोजर ऑफ अ वाउंड विद इन द आर ऑफ इस क्रिएशन, फ़ौरन से जो है ना वो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है जैसे ही वाउंड आपका होता है। सेकेंडरी क्या होता है कि सेकेंडरी हीलिंग इन्वॉल्व नो फॉर्मल वाउंड क्लोजर। उसके अंदर आप वाउंड को क्लोज नहीं करते, द वाउंड क्लोजिंग स्पॉन्टेनियसली बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिफिलाइजेशन। उसके अंदर आप क्या करते हो, आप उसके अंदर सूचरिंग की तरफ जा रहे होते हो। ठीक है,
और वो क्या हो रहा होता है, आपने जैसे ही कंप्रेशन दी, कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों स्किन्स को आप बिल्कुल नज़दीक लेके आए, तो उसके बाद क्या होता है, वो हीलिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है सेकेंडरी। टर्शियरी क्या होता है, बेसिकली अगर आप प्राइमरी हीलिंग नहीं करवा सके और सेकेंडरी भी आपकी नहीं हुई, टर्शियरी बहुत लेट हो गया, ज़ख्म खुला रहा है, सेप्टिसीमिया हो गया, एब्सेस हो गया सॉरी, उधर कोई इन्फेक्शंस वगैरह जनरेट कर गए, तो इस कंडीशन के अंदर आप किसकी तरफ चले जाते हो, टर्शियरी वाउंड क्लोजर की तरफ, जिसको आप क्या कहते हो, डिलेड प्राइमरी क्लोजर, जो कि यूजुअली किस वजह से हो रहा होता है कि डैब्रमेंट वगैरह वाउंड के वहाँ पे क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, कुछ टाइम के लिए, फॉर्मल क्लोजर विद सूचरिंग और बाय अनदर मैकेनिज्म। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी वाउंड है वो गल सड़ गया, आपने अक्सर सुना होगा कि ज़ख्म जो है वो पक गए हैं, तो क्या होता है, अंदर पस पड़ जाती है, ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो, उस गंदे ब्लड को जो है ना वो एक्सट्रैक्ट आउट करते हो और उसके बाद आप क्या करते हो, वाउंड को क्लीन करते हो और फिर इन दी एंड आप सूचर की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट है आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है वो हीलिंग प्रॉपर नहीं हो रही होती। तो कुछ इंटरनल फैक्टर आ जाते हैं, कुछ आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं। अच्छा, अक्सर लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं हमारे ज़ख्म तो बहुत जल्दी बढ़ गए, ठीक है। अब आपने देखा होगा, एक सिजेरियन की एग्जांपल देती हूँ, कट लगा, सिजेरियन सेक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद डॉक्टर्स आपको बुलाते हैं, रिपीटेडली आपके विजिट्स होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि आपकी हीलिंग किस स्टेज के ऊपर है, आपके ज़ख्म अभी ठीक हुए या नहीं हुए। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके ये सारे फैक्टर्स जो मैंने आपको बताएं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आ जाती हैं और इन्हीं फैक्टर्स की वजह से या तो हीलिंग जो है वो जल्दी हो जाती है, हीलिंग जो है वो डिलेड हो जाती है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं इंटरनली जिसकी वजह से हीलिंग डिलेड होती है, वो इधर लिस्ट बनी हुई है, और कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर ऐसे जिसकी वजह से जो है वो हीलिंग डिलेड होती है, तो वो लिस्ट भी इधर बनी हुई है। अब हमारा टॉपिक है कि बैंडेजेस क्या होती हैं। बैंडेजेस जो होती है वो किसी भी वाउंड वगैरह को जो है वो कवर करने के लिए जो है वो यूज़ हो रही होती है, जिसमें कि प्लेन कॉटन क्लॉथ्स हो गए, ट्रीटेड कॉटन क्लॉथ्स हो गए, वूल कंटेनिंग बैंडेजेस हो गए और सिल्क बैंडेजेस हो गई। ये क्यों यूज़ होती है, किसी भी वाउंड वगैरह को ट्रीट करने के लिए ये यूजुअली जो है वो यूज़ अप हो रही होती है, ताकि जो है जो भी पार्ट हमारा जो है वो जहाँ पे वाउंड है वो जो है वो प्रिवेंट हो सकती है किसी भी तरह के इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन से प्रिवेंट होने के लिए। कास्टिंग होती है कि बैंडेज के ऊपर जो फर्दर जो है कंप्रेशन दी जाती है ताकि बैंडेज को और मजबूत कर दिया जाए। आपने देखा होगा जिस तरह से फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं तो पहले बैंडेज की जाती है और उसके बाद क्या किया जाता है, कास्टिंग की जाती है। कास्टिंग क्या करती है, प्रोवाइड करती है, मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है। अब आपका टॉपिक है कि मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा क्या होता है। कोई भी आपकी बॉडी के अंदर ट्रॉमा हो गया तो आपकी बॉडी के डिफरेंट सेल आपके एंडोक्राइन रिस्पॉन्स क्या कर रहे होते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी जगह किसी को बंदे को जो है वो चोट लग गई तो क्या होगा, जो फैटी डिपॉजिट्स फैटी एसिड्स की वहाँ पे मतलब हो रही होगी, फैटी डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी फैटी एसिड्स की, ग्लूकोज जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा लिवर और मसल्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसके अलावा अमाइनो एसिड्स क्या होंगे आपके मसल्स के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा जब आप लोगों की चोट लग जाती है, सर्जरी होती है, तो कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लें, ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त खाएं, मटन यूज़ करें, फ़िश यूज़ करें, ऐसी चीज़ें जिसमें प्रोटीन हो। प्रोटीन क्या करवा रही होती है, हीलिंग को इनिशिएट करवा रही होती है और फास्ट हीलिंग करवा रही होती है, तो प्रोटीन एक फैक्टर है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर खाल हट गई है तो फिर क्या होता है, आपकी न्यू लेयर आना शुरू हो गई है, ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ें हो रही होती है मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू दी ट्रॉमा के अंदर। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चेस्ट इंजरीज़ कौन सी होती हैं और एब्डोमिनल इंजरीज़ आपकी कौन कौन सी होती है जिसकी वजह से आपको जो है सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे कि न्यूमोथोरेक्स हो गया, हीमोथोरेक्स हो गया, पल्मोनरी कॉन्ट्यूशंस हो गए, कोई भी इंजरी हो गई है, गन शॉट इंजरी हो गई है, या अंदर कोई वेसिकल ट्रॉमा हो गया है, या कोई आपकी वेसल्स रप्चर हो गई है, या इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है, ये सारी की सारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है चेस्ट इंजरी की, जिसकी वजह से आपको किधर जाना पड़ता है, सर्जरी की तरफ आपको जाना पड़ता है। ये वो कंडीशंस के नाम है जो कि आपकी बुक के अंदर भी लिखे हुए हैं और अल्टीमेटली जो है ये जो है ना सर्जिकल इंटरवेंशन के बगैर जो है वो हील अप भी नहीं हो सकती। अल्टीमेटली जो है एनी हाउ आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। अगर आप सर्जरी की तरफ नहीं जाते तो डेथ हो सकती है, तो इस चीज़ों को बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये वो सारी कंडीशन है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल ट्रॉमा। कौन कौन सी एब्डोमेन की ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आप जो है वो सर्जरी की तरफ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर
किसी को ब्लंट इंजरी हो गई, क्रश इंजरी, एक्सीडेंट हो गया है, कोई ब्लास्ट वगैरह हुआ है तो वो इंजरी हो गई है, ये सील सिंड्रोम हो गया, ये पेनिट्रेटिंग किसी ने बंदूक मार दी या छुरा मार दिया, ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से क्या होता है आपकी डर्मिस, एपिडर्मिस और सारी की सारी लेयर्स विसरास आपके जो है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। फर्स्टली जो है वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए कोई भी ऐसी चीज़ और फिर अल्टीमेटली आपके विसरा को नुकसान पहुँचा रही हो। आइट्रोजेनिक ये सारी चीज़ें, एंडोस्कोपी हो रही है, अंदर जो है कोई वेसल रप्चर हो गई, कोई मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो गई और इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो फिर आपको क्या होता है अल्टीमेटली सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। पेरिटोनियल डायलिसिस वगैरह, परक्यूटेनियल ट्रांसहेपेटिक एन्युलेशन की तरफ, गाइडेड लिवर बायोप्सी, ये वो सारी प्रोसीजर्स हैं बेसिकली जिसमें क्या होता है आपको कोई भी नुकसान हो सकता है। जिस तरह से एंजियोग्राफी होती है, एंजियोप्लास्टी हो रही होती है, बज़ाहिर तो ये छोटा सा प्रोसीजर है लेकिन उसमें क्या होता है फ़ौरन से क्या होता है डिस्ट्रप्शन हो सकती है, कोई भी वेसल्स जो है रप्चर हो सकती है जिसकी वजह से इतनी हैवीली ब्लीड हो सकती है कि पेशेंट शॉक में जाके अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो सकती है। ये वो सारे प्रोसीजर्स हैं जिसमें जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ट्रॉमा होने के चांसेस होते हैं, इसलिए बहुत एक्सपर्ट टीम जो है इन प्रोसीजर्स को जो है वो परफॉर्म कर रही होती है। अब आपके शॉक के ऊपर आते हैं कि शॉक किस किस तरह के होते हैं। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, कार्डियोजेनिक शॉक होता है, न्यूरोजेनिक होता है, एनाफाइलेटिक और सेप्टिक, ये 5 मेजर टाइप के शॉक्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब हाइपोवॉल्यूमिक क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि कोई पेशेंट आपके साथ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के साथ आ रहा है तो उसमें क्या होता है हाइपोटेंशन होती है, टैकीकार्डिया होता है, आपको पल्सेस बहुत मिल रही होती है, पेशेंट अचानक से ठंडा हो जाता है, पीना आना शुरू हो जाता है और स्किन जो है ना वो आपकी पसीने पसीने हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका लेवल कंप्लीट हो जाता है और SVR सिस्टमिक वेस्क्यूलर रेजिस्टेंस जो है ना वो आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। क्लियर। इसके अलावा आपकी कार्डियोजेनिक शॉक होता है। कार्डियोजेनिक शॉक आपका क्या होता है हाइपोटेंशन, उसमें अगर कार्डियोजेनिक शॉक के साथ अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है तो क्या होता है हाइपोटेंशन होती है, टैकीकार्डिया होता है, वीक थेरेपी, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। और अगेन इसके अंदर क्या मिल रहा होता है डिक्रीज CO और इंक्रीज़ SVR। अब न्यूरोजेनिक की बात करें तो आपको ये सिम्टम्स मिल रहे होते हैं और ये कंडीशन उसकी हो रही है। तो ये शॉक्स हैं, उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या है और उसमें रीडिंग्स क्या आ रही होती है, तो यहाँ पे ये सारा मैं चार्ट के अंदर इसमें बताया गया। नेक्स्ट है कि आप लोगों को फ्लूइड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है प्री ऑपरेटिवली, ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड पोस्ट ऑपरेटिव। फ्लूइड जो है वो मेंटेनेंस करवा रहा होता है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी यानी कि होम्योस्टेसिस को, और एक स्टेडी स्टेट, एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन कर रहा होता है। टू अचीव होम्योस्टेसिस द बॉडी मेंटेन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट डिस्ट्रप्शन एंड ऑफ एसिड बेस बैलेंस। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगा तो अल्टीमेटली बॉडी किस में चली जाएगी, शॉक में जा सकती है, डिहाइड्रेटेड हो सकती है। क्लियर। दिस कंट्रोल इज़ अ फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ अ सेलुलर मेम्ब्रेन से लेके ये सारा ऑर्गेनल लेवल तक इसकी जो भी एक्टिविटी है, चाहे सिस्टमैटिक है या लोकल हार्मोनल एक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल हो रही होती है। और फ्लूइड क्या कर रहा होता है, इन सारी चीज़ों को मेंटेन कर रहा होता है। फंक्शन क्या होता है, फ्लूइड क्यों होता है, ये लिक्विड मीडियम होता है, बायोइलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, आइंस वगैरह होते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, मतलब रेस्पिरेशन वगैरह जो है ना इसको मेंटेन कर रहा होता है। आपने देखा होगा जब पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उधर क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की जो है ना वो बढ़ जाता है बॉडी के अंदर और ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, और क्या हो जाता है आपके जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो बॉडी के अंदर, ये ब्लड के अंदर क्या हो जाता है ना, डेफिशिएंसी इसकी स्टार्ट हो जाती है। तो अल्टीमेटली आप क्या फील कर रहे होते हो, बहुत डिहाइड्रेटेड, लेथार्जिक, फटीग। तो जैसे ही आपको ये फ्लूइड मिलता है तो सारी ट्रांसपोर्टेशन जो है थ्रू द मीडियम ऑफ लिक्विड आपको जो है आपके सेलुलर लेवल पर प्रोवाइड हो रही होती है और उसके बाद आप बहुत बेहतर फील कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है किस किस तरह का फ्लूइड होता है, आइसोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक होता है, हाइपरटोनिक। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, सॉल्यूट अगर ज़्यादा हो या सॉल्वेंट ज़्यादा हो तो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट ज़्यादा और सॉल्यूट ज़्यादा हो तो क्या कहलाता है, और अगर दोनों बैलेंस हो तो क्या कहलाता है। बेसिकली क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट और डिजॉल्व सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन, उसी की बेस के ऊपर आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक जो है वो नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ड्रग्स वगैरह पेशेंट को दी जाती है, इन्फ्यूजन दिया जाता है, उसमें क्या होता है ये इंजेक्शन मिला के आप इस तरह से लगाएं तो क्या होता है सॉल्यूट थोड़ा कम होता है, सॉल्वेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो ये कंडीशन वेरी कर रही होती है।
नेक्स्ट है आपके फ्लूइड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं आखिर ऐसी जो आपकी बॉडी को जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट। तो ये सारी चीज़ें जाके आपकी बॉडी को सेटल डाउन कर रही होती हैं। और इसी का एक टेस्ट भी होता है सीरम इलेक्ट्रोलाइट। अगर किसी के अंदर पोटेशियम की कमी है, सोडियम की कमी है, तो हम कह रहे होते हैं आप ग्लूकोज पिएँ या आप ORS का ज़्यादा इस्तेमाल करें, या अगर किसी के ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो हम नॉर्मल सेलाइन हो गए, ठीक है, तो वो भी हम पेशेंट को दे रहे होते हैं इन कंडीशंस के अंदर। दूसरी चीज़ है कि प्री ऑपरेटिवली, इंट्रा ऑपरेटिवली, पोस्ट ऑपरेटिवली आपने देखा होगा ऑपरेशन से पहले जब पेशेंट एडमिट होता है, एक तो वो NPO पे होता है, ठीक है ना, उसने कुछ खाया हुआ नहीं होता, उसको पहले तकरीबन 6 to 7 आवर्स पहले एडमिट कर लेते हैं और कुछ ड्रिप्स वगैरह उसको जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी इलेक्ट्रोलाइट जो है ना वो सेचुरेशन को मेंटेन किया जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि पेशेंट को सर्जरी के लिए जाना है तो फिर ब्लड लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, तो फिर पेशेंट के लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है प्री ऑपरेटिवली पेशेंट के ये सारे लेवल्स को मेंटेन किया जा रहा होता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ऑपरेशन जब पेशेंट कहाँ पे होता है, सर्जिकल रूम में होता है, ऑपरेशन थिएटर में होता है, तो साथ साथ ड्रिप भी लग रही होती है जो उसको सेप्सिस और क्या कहते हैं एंटीकोगुलेंट्स लग रही होती है कि जो ऑपरेशन वगैरह हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है ब्लीडिंग वगैरह और या क्लॉट वगैरह क्या हो, जम ना जाए और क्या हो जाए ईज़िली, मतलब एंटीकोगुलेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं और ब्लड लॉस की वजह से जो है पेशेंट एकदम शॉक में ना चला जाए, तो इलेक्ट्रोलाइट्स ब्लड वगैरह वो उसको ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिवली भी जब पेशेंट रूम के अंदर शिफ्ट हो जाता है या रिकवरी रूम के अंदर शिफ्ट हो जाता है तो मुस्तकिल जो है पेशेंट को कोई ना कोई फ्लूइड दिया जा रहा होता है। आपने देखा होगा अक्सर एंटीबायोटिक दी जा रही होती है, एंटीबायोटिक देते हैं ताकि जल्द से जल्द पेशेंट क्या हो जाए, हील हो जाए। इसके अलावा उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से बचाने के लिए हम जो है वो राइजिक वगैरह भी लग रही होती है, फ्लैजिल भी लग रही होती है ताकि बैक्टीरिया उसके GIT में जो है एक्यूमुलेट ना हो। दूसरी चीज़ें जो है इलेक्ट्रोलाइट वगैरह को बैलेंस करने के लिए भी जो है ना वो क्या हो रहा होता है, ड्रिप लग रही होती है, तो इसलिए अक्सर पेशेंट जो है वो हाइड्रेटेड होते हैं। और आपको ये भी चीज़ पता होगी पोस्ट ऑपरेटिवली जब पेशेंट होश में आता है तो तकरीबन 6 घंटे 7 घंटे उसे कुछ भी खाना अलाउड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो रिकवरी प्रोसीजर के अंदर होता है और साथ साथ उसको पेन किलर्स भी दी जा रही होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की भी ड्रिप्स दी जा रही होती है और डिफरेंट सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी पेशेंट को दी जा रही होती है। पोस्ट ऑपरेटिवली ज़्यादातर पेशेंट जो है उनके साथ प्रॉब्लम हो सकता है DVT वगैरह, ठीक है, कोई चीज़ है और फिर पेशेंट शॉक में जा सकता है, दूसरा पेशेंट कोलैप्स हो सकता है, कोई दोबारा से ब्लीडिंग हो सकती है और भी डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस होती है। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर रही होती हैं आपकी ये फ्लूइड मैनेजमेंट। तो हम सबको पता होना चाहिए प्री ऑपरेटिवली फ्लूइड की क्या नीड होती है, इंट्रा ऑपरेटिवली क्या नीड होती है, पोस्ट ऑपरेटिवली क्या नीड होती है। ये सारी चीज़ें जानना जो है वो किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर सर्जरी लेक्चर। नेक्स्ट हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया जिसके बारे में मैं आपको बताती जाऊँगी कि हैमरेज क्या होता है, हीमोस्टेसिस क्या होता है। हीमोस्टेसिस हैमरेज क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बस इसकी डेफिनेशंस बता दूँ। हैमरेज में क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। अब वो ब्लीडिंग क्या होता है कि प्रेशर आपकी जो आर्टरीज़ है उसका बढ़ जाए तो उसकी वजह से हो सकता है बस्ट आउट हो जाए या लीकेज हो जाए, या किसी भी प्रोसीजर की वजह से, कोई भी आपका प्रोसीजर हो रहा है, एंजियोग्राफी हो रही है, एंडोस्कोपी हो रही है, तो क्या होता है कि आपकी लीकेज स्टार्ट हो जाती है, कोई भी रप्चर हो सकता है। और हीमोस्टेसिस क्या हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा होता है, ब्लड क्लॉटिंग का एक फॉर्मेशन जो कि पूरा प्रोसीजर हो रहा होता है। उसके चार्ट को भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ डिस्कस करूँगी। हमारा सिर्फ एक लेक्चर और रह गया और हमारा जर्नल सर्जरी की पूरी रिवीजन वाइंड अप हो गई है। वो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो काइंडली प्लीज़ आप लोग अपनी अपनी बुक पर फोकस करें। जो कुछ मैंने आपको बताया एज इट इज़ आपकी बुक में लिखा हुआ है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती तो वो लोग जो है मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपकी क्लास की जो क्यूरीज़ है रिगार्डिंग एनी लेक्चर आप नोट डाउन कर लें एक पेपर के ऊपर और वो सारे पॉइंट्स लेके आप मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं एक और वीडियो बना के आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू क्लास।